हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं सर दीपक देवांगन। आज मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ पेश हुआ हूँ, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे फसल उत्पादन का पौध संरक्षण अध्याय से, जिसमें से आज का हमारा टॉपिक रहेगा पौधों के संरक्षण के किस तरह से हमारे पास विधियाँ होते हैं एवं जो है इसमें क्या क्या उसका प्रबंधन किया जाता है। मतलब इस अध्याय में हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो कीट होते हैं, रोग होता है, उसका नियंत्रण इसमें किस तरह से किया जाता है, इसके बारे में भी देख रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा समेकित कीट प्रबंधन। तो इसमें हम लोग देखते हैं, तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में इंटरग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के नाम से इसको जो है जाना जाता है, इंटरग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, या इसी को बोलते हैं हमारे में आईपीएम के नाम से भी इसको शॉर्टकट में इसको जाना जाता है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या होता है। तो बोलता है समेकित की प्रबंधक कीट नियंत्रण की एक विस्तृत पारिस्थितिक प्रणाली होती है। मतलब समेकित कीट प्रबंधन एक विस्तृत जो है पारिस्थितिक प्रणाली है, जिसमें क्या किया जाता है, रासायनिक, जैविक, यांत्रिक और संवर्धनात्मक सभी विधियों और तकनीकों का समुचित विधि से उपयोग इसमें किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, एक ऐसा प्रबंधन होता है, कीटों को रोकने के लिए एक ऐसा प्रबंधन होता है जिसमें रासायनिक, जैविक, यांत्रिक और संवर्धनात्मक सभी विधियों और तकनीकों का समुचित तरीके से इसमें उपयोग किया जाता है। और इसमें जो रोग होते हैं उसको पूरी तरह से, या कीट होते हैं उसको जो पूरी तरह से इसमें नष्ट किया जाता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कीटनाशकों आजकल इतना ज़्यादा हो गया है कि अब बोला जाए तो अभी कीटनाशकों का प्रयोग इतना ज़्यादा खेतों में हो रहा है कि इसका इफेक्ट जो है हमारे पारिस्थितिक पर आने की बहुत सारे जो एनवायरमेंटल है उस पर जो है वो बहुत सारा इसका असर होता है। उसी के साथ साथ एनिमल्स में भी इसका असर होता है। जैसे जो हमारे लिए लाभदायक जो जीवाणु होते हैं उसकी मृत्यु हो जाते हैं, या इसका असर जो है जानवरों पर भी होता है, इंसानों पर भी होता है। तो इसको रोकने के लिए इस विधि को जो है अपनाया गया था। समन्वित कीट प्रबंधन ऐसे विधि है जिसके अंतर्गत जो जितने भी हमारे पास रासायनिक, जैविक, यांत्रिक जो तकनीक होता है और विधियां होते हैं उसको जो है एक निश्चित रूप से एक लिमिटेड किया गया, ताकि आपको इतना ही उसमें प्रयोग इसमें करना है। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे चीज़ थे जिसको जो है प्रयोग पर रोक लगाया गया, ताकि वो जो है हमारे इन्वायरमेंट पर साइड इफेक्ट ना कर पाए, इसलिए उसको रोका गया है। तो ये कहलाता है हमारे में समेकित कीट प्रबंधन इसमें कहते हैं। ठीक है, अब उसी तरह से इसमें आता है, इसको समेकित जो है कीट प्रबंधन को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने के लिए जो है भारत सरकार ने सन 1991 में विभिन्न स्तरों पर विभिन्न फसलों के लिए जो है 26 केंद्रीय समेकित कीट प्रबंधन केंद्रों की स्थापना इन्होंने किया था। ठीक है, तो इस तरह से क्या किया गया था, भारत सरकार द्वारा सन 1991 में अलग अलग स्तर पर जो है 26 केंद्रीय समेकित कीट प्रबंधन और के केंद्रों का इसमें स्थापना किया गया था। उसका काम ये था कि वो क्या करते थे, समन्वित कीट प्रबंधन के लिए जो है वो काम करते थे। मतलब इन्वायरमेंट को देखते हुए यहाँ पर क्या करते थे, उन्होंने जो है कीटनाशकों का प्रयोग के लिए वो जो है एडवाइस देते थे। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं पादप रोग। तो पादपों में किस तरह से कौन कौन से इसमें जो है रोग होते हैं उसको हम लोग देखेंगे, और उसमें कहाँ कहाँ से जो है वो फैलते हैं और क्या क्या उसमें इफेक्ट होता है। हम लोग जानते हैं कि जब तक हमारे पास पौधों में जो रोग होते हैं उसको हम लोग नष्ट नहीं करेंगे, हमको जो है फसल की या उपज की जो है अच्छे से प्राप्ति नहीं होते हैं। तो इसको रोकने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, पादप रोग होते हैं। तो पहले से पादप रोग जो है किन किन कारणों से फैलते हैं, कहाँ कहाँ फैलते हैं, इसके बारे में हमको जानकारी होना चाहिए। तो हम लोग इसमें देखेंगे पादप रोगों के प्रकार, मतलब किस तरह से फैलने के इसके प्रकार होते हैं उसको हम देखेंगे। तो इसमें नंबर पहला आता है इसमें बीजों से फैलने वाले रोग। बीजों से फैलने वाले रोग मतलब ये होते हैं, ऐसे कुछ बीज होते हैं जिसमें रोग जो है बहुत ज़्यादा फैलता है। ठीक है, या उसमें बीमारियां जो है बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो इसके द्वारा जो ऐसे पौधे होते हैं जिसमें बीमारियां नहीं होते हैं उसमें भी ये हो जाता है। तो इसलिए जो है इसमें क्या करते हैं, बीजों से फैलने वाले पादप रोग जो है कुछ होते हैं। उस तरह से इसमें मृदा से फैलने वाले पादप रोग मतलब जो है वो मृदा में जो उपस्थित रहते हैं, यानी कि अलग अलग भूमि के लिए अलग अलग फसलों का चुनाव करते हैं। मतलब कि फसलों की किस्मों का चुनाव किया जाता है ताकि उसमें से हमको अच्छी उपज जिसमें प्राप्त हो सके। तो अगर मृदा में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिसके द्वारा बहुत सारे पादप रोग जो हो सकते हैं, तो इसको रोकने के लिए जो है जो उसमें प्रतिरोधक होते हैं उस फसल का इसमें जो है बुआई किया जाता है। तो ये जो है आपका मृदा से फैलने वाले पादप रोग भी हमारे पास होते हैं। और उस तरह से इसमें क्या दिया है, तीसरा नंबर हवा से फैलने वाले पादप रोग। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि
एयर जो रहता है, हवा रहता है, उसमें बहुत सारे सूक्ष्म कण होते हैं जिसमें बैक्टीरिया भी रहता है। तो उसके द्वारा जो है, अब बैक्टीरिया से हम जो है वायरस होते हैं, उसके द्वारा पादपों में जो है बहुत ज़्यादा इसमें रोग होते हैं, जैसे फंगस वगैरह हो गया है ना। और अब बैक्टीरिया के थ्रू जो है इसमें बहुत सारे इसमें रोग होते हैं। तो उसको रोकने के लिए भी इसमें जो है वो पादप रोगों के अंदर इसको अध्ययन किया जाता है कि कौन कौन से किसके थ्रू फैल रहा है, बीज के थ्रू फैल रहा है, मृदा के थ्रू फैल रहा है या हवा के थ्रू फैल रहा है। उसके अनुसार इसमें जो है वो दवाइयों का आविष्कार इसमें जो है वो किया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद आता है इसमें पादप रोगों का वर्गीकरण, की इसको कितने वर्गों में बांटकर हमारे पास रखा गया है। तो पादप रोग जो होते हैं हमारे पास 3 प्रकार से फैलते हैं। पहला होता है इसमें कवक या फफूंदी के द्वारा, दूसरा होता है जीवाणु के द्वारा, और तीसरा होता है इसमें विषाणु के द्वारा फैलने वाले होते हैं। कवक और फफूंदी मतलब आप समझते हैं जैसे अचार होते हैं या टमाटर होता है, तो जब खराब होते हैं उसके ऊपर जो है वो सफ़ेद रंग का एक लेयर बन जाता है, उसको बोलते हैं हमारे में फफूंदी या कवक के नाम से जानते हैं। और आपको अगर अच्छे से देखना होगा तो ब्रेड में जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें आ जाता है, फफूंदी इसमें आते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ा फफूंदी क्या होता है हमारे पास, मशरूम होता है, जिसको आम भाषा में क्या बोलते हैं, फुटू बोलते हैं। ठीक है, तो मशरूम एक प्रकार का हमारा फंगस होता है। ठीक है, जो आपके काम में जो है वो आता है। ठीक है, क्योंकि उसमें जो है कितना होता है 95% आपका जो है वो प्रोटीन इसमें पाया जाता है, कि इसमें आपका फफूंदी में या कवक में। ठीक है, कौन सा ले, जो खाने योग्य होते हैं उसमें। ठीक, नंबर 1 इसमें आते हैं कवक या फफूंदी के द्वारा फैलने वाले रोग होते हैं। तो इसमें क्या बोलता है, यह अविकसित वनस्पति है। ये कैसा होता है, अविकसित वनस्पति, यानी कि इसका कोई भी विकास नहीं होता है। इसका जो है मतलब अविकसित यानी कि छोटा रूप में होते हैं और जल्दी से इसमें जो है वो ग्रोइंग होता है, लेकिन ये जो है वो वनस्पति के रूप में हमारे पास नहीं होता है। ठीक है, और अविकसित का कहने का अर्थ ये है, जैसे कि हमारे पास मशरूम होता है, तो मशरूम भी क्या होता है, वो छोटा सा रहता है। तो छोटा सा रहता है, उसके बाद जैसे उसका जो है वो आने के बाद जो है कुछ घंटों में कैसा हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है, यानी कि वो सड़ने लगते हैं। तो इसका जो जीवन काल होता है वो कैसा होता है, वो अविकसित होते हैं एवं अल्प जीवन काल वाले होते हैं, इसीलिए इसको बोला गया है अविकसित वनस्पति, ऐसा बोला गया है। ठीक है, उसी के साथ साथ क्या बोलती है, जीवन यापन के लिए किसी पौधे को साधन बनाते हैं। जो रोग फैलाने वाले कवक होते हैं वो क्या करता है, जीवन के लिए, अपने जीवित रहने के लिए उसको जो है किसी पौधे को जो है वो साधन के रूप में लेते हैं। जैसे अभी पौधे आ रहे हैं, तो अगर पौधे में कहीं पर चोट अगर वहाँ पर लग जाता है, तो वहाँ पर आपको 1-2 दिन में देखने को ये मिलेगा कि वहाँ पर थोड़ा सा सफ़ेद सफ़ेद पाउडर टाइप का उसमें आ जाता है। तो वो उसका क्या होता है, फंगस होता है, और जो है वो उस पर वृद्धि करता है। उसके बाद उसके जो तना होता है उसको पूरा तरह से सड़ाना शुरू करते हैं। तो ये होता है उसमें जीवन यापन के लिए क्या करते हैं, वो किसी पौधे को जो है वो साधन बनाते हैं। फिर उसके बाद बोलते हैं पौधों के सेल के अंदर जाकर जो है एक्टिव होते हैं। और पौधे के सेल, क्योंकि जो जितने भी लिविंग होता है, लिविंग वर्ड है हमारा, तो इसमें भी जितने भी जीवित अवस्था में पाया जाता है उसमें सब में सेल्स होता है। तो सेल्स के अंदर जाकर क्या करेगा, वो एक्टिव होगा और अंदर से उसको जो है वो सड़ाना शुरू करते हैं। ठीक है, अब बोलता है ये जो चोट या खरोच के द्वारा जो है वो प्रवेश करते हैं। अगर किसी पौधे में चोट लग गया या वहाँ पर खरोच हो गया, तभी उसमें जो है वो प्रवेश होता है, अन्यथा उसमें प्रवेश वो नहीं हो सकते हैं। और इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, तो बोलते हैं पत्तियों व तने में सफ़ेद, काले, पीले धब्बे का पड़ना और जो है वो चूर्ण जमा होना। ठीक है, आपके अगर पत्ते हैं उसमें सफ़ेद रंग का, काले रंग का, पीले रंग का अगर उसमें धब्बे वगैरह आ जाते हैं या जो पूर्ण चूर्ण टाइप का जमा हुआ आपके रूप में मिल जाए, तो उसमें समझ जाना को क्या है, वो कवक उसमें जो है फैल रहा है। ठीक है, अब उसके बाद इसमें जीवाणु देखते हैं। तो जीवाणु भी कैसा होता है, ये भी अल्प विकसित यानी कि अविकसित वनस्पति है। ठीक है, ये भी कैसा होता है, आपका अविकसित वनस्पति, यानी कि ये भी आपका अविकसित आता है, पूरी तरह से विकसित इसमें नहीं होते हैं, जो कि आपके पौधे के स्टोमेटा के अंदर जाकर वृद्धि करते हैं। स्टोमेटा मतलब होते हैं रंध्र होते हैं, तो उस रंध्र में जाकर ये कैसा करता है, वृद्धि इसमें जो है वो करते हैं। और ये जो है आपका चोट के द्वारा, खरोच से ये भी अंदर की ओर जो है वो प्रवेश करता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, इसमें इसके लक्षण क्या क्या देखते हैं। इसमें पौधों में धब्बे का होना और सूख जाना, ये जो है इसके लक्षण होते हैं, जीवाणु के लक्षण होते हैं बैक्टीरिया के। ठीक है, अब आता है हमारे में विषाणु, वायरस, सबसे बड़ा बीमारी। ठीक है, सबसे बड़ा बीमारी जो कि वायरस के द्वारा होता है, जैसे हम लोग अभी झेल रहे हैं कोरोना वायरस, एक इसका है विषाणु का ही एक रूप होता है। ठीक है, तो इसमें क्या बोलता है, यह प्रोटीन के कोष से आच्छादित न्यूक्लिक एसिड होता है। देखिए, इसमें जो जीवाणु रहता है, तो जीवाणु में 2 लेयर हमारे पास रहता है। ये उसका क्या हुआ, न्यूक्लिक एसिड हुआ, और यहाँ पर उसका जो है एक कोड पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड मतलब होता है उसका जेनेटिकल मटेरियल। जैसे हमारे पास कोरोना है तो उसमें क्या पाया जाता है, RNA है उसमें, है ना, RNA उसका
जेनेटिक मटेरियल है। तो ये उसका अंदर का हुआ, इसको बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड मतलब होता है या तो डीएनए होगा या तो आरएनए, जितने भी वहाँ पर अनुवांशिक पदार्थ होता है उसको बोलते हैं उसका न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, आम भाषा में। तो ये उसका क्या है, आरएनए है, तो आरएनए उसका क्या हुआ, न्यूक्लिक एसिड हुए। और उसको घेरे हुए का प्रोटीन का कोड पाया जाता है। ये प्रोटीन का कोड होता है, ये प्रोटीन का कोड है, ठीक है। और इसी प्रोटीन के कोड के कारण जो है इसका मरना थोड़ा सा दिक्कत रहता है, क्योंकि पहले इसका प्रोटीन का कोड को तोड़ना पड़ता है, फिर उसके बाद इसके जो आरएनए होते हैं या जो इसका न्यूक्लिक एसिड होता है उसको डिसॉल्व करना पड़ता है, उसको तोड़ना पड़ता है, उसको खत्म करना पड़ता है, तब वो पूरी तरह से नष्ट होते हैं। और ना यहाँ से अगर छोटा भी कण अगर वो बच जाता है तो ये नया उसमें जो है वो बन जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो है इसको वायरस ही बहुत ज़्यादा इसमें कैसा होता है, दिक्कत वाला होता है, ठीक है। अब बोलते हैं इसके कण जो अति सूक्ष्म होते हैं, इसके कण जो है बहुत ही छोटा रूप में हमारे पास पाया जाता है, इसका साइज बहुत ही छोटा इसमें होते हैं, ठीक। अब इसके लक्षण क्या होते हैं, तो इसमें बोलते हैं पत्तियों का पीला पड़ना और मुड़ना। पत्तियां जो है ऐसी आम से उसमें नहीं मुड़ता, पत्तियों में जो है मुड़ना किसके थ्रू होता है, तो ये होता है आपका विषाणु के थ्रू। उस तरह से बौनापन मतलब छोटे पौधे जो है वृद्धि अगर नहीं कर रहे हैं तो उसमें समझ जाना कि कुछ उसमें विषाणु के द्वारा उसमें संक्रमण हो रहा है। या उसमें क्या बोलते हैं, अधिक जो है शाखा निकलना, अधिक शाखा निकलना। प्लांट जो है छोटा तो है लेकिन उसमें शाखाओं का जो विकास है वो जरूरत से ज़्यादा अगर उसमें हो रहा है तो उसको बोलते हैं अधिक शाखा उसमें निकलना। अब बोलते हैं दो गांठों के बीच स्थान का कम होना, जैसे कि गांठ होते हैं हमारे पास, इसको बोलते हैं हम लोग बड़ बोलते हैं, ये पहला गांठ हुआ, ये उसका दूसरा गांठ हुए। इन दोनों के बीच कैसा होना, जो गांठ का जो अंतर है, ये जो अंतर है एक ये होना क्या, कम हो जाना, जैसे कि यहाँ पर और निकल जाना, यहाँ पर निकल जाना, ऐसा। तो एक गांठ से दूसरे गांठ के बीच जो दूरी रहते हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है। अब उस तरह से बोलते हैं पौधों में गांठ का पड़ना, ठीक है। तो वही होगा, ज़्यादा इसमें गांठी इसमें आएगा। और ये जो है इसमें किस में अधिक होता है, तो होता है आपके पपीता जो होते हैं, भिंडी में, टमाटर, बैगन, मिर्च और आलू में देखने को ज़्यादा इसमें मिलता है, ठीक। अब आता है हमारे में पादप रोग नियंत्रण के सिद्धांत। सबसे मोस्ट आईएमपी आपका हमेशा एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से ये जो आज का हमारा ये है इसमें से कोई भी ऐसा छूटने वाला नहीं है। हमेशा यहाँ से आपके 2 नंबर 2 नंबर से लेकर 5 नंबर के क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा हमेशा, ठीक है। तो इसमें देखते हैं पादप रोग नियंत्रण के सिद्धांत, मतलब पादप रोग है, पादप में जो रोग है उसका नियंत्रण को हमको करना है, तो उसके सिद्धांत है कि किस किस विधि से इसको किया जाता है। तो पहले इसमें देखेंगे पौधों में प्रतिरोधक शक्ति का विकास। प्लांट जो होते हैं हमारे पास, उस प्लांट में ऐसे कुछ तत्व होते हैं जिसके द्वारा जो कुछ विशेष प्रकार के जो रोग होते हैं उस पर इफेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो उसके अंदर क्या है, प्रतिरोधक शक्ति का विकास। प्रतिरोधक तो उसके अंदर है, इम्यूनिटी तो उसके अंदर है ना। आप इम्यूनिटी को अच्छे से समझते हैं, इम्यूनिटी उसके अंदर है, तो उस इम्यूनिटी को क्या करना और बिल्डअप करना, आगे ले जाना, मतलब उसकी ताकत को थोड़ा सा और बढ़ाना, एनर्जी ड्रिंक उसको देना, इस तरह से, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, ऐसे पौधों का उपयोग जिसमें रोग उत्पन्न करने की क्षमता ना हो सके, ऐसे पौधों का जो है उपयोग करना चाहिए। ऐसे पौधों का उपयोग आप अपने फार्म में कीजिए जो जिसमें किसी भी प्रकार के रोग उत्पन्न करने की क्षमता बहुत ही कम हो। ऐसा नहीं कि एकदम ना ही हो, इसमें क्या हो, किसी बहुत ही कम हो, ऐसे पौधों के इसमें प्रयोग इसमें किया जाने की इसमें जो प्रतिरोधक इम्यूनिटी क्षमता है वो बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए। ऐसे पौधों का इसमें उपयोग इसमें होना चाहिए, ऐसा इसमें बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं दूसरा नंबर, संसर्ग से बचाव। संसर्ग मतलब होता है अटैचमेंट, दोनों अटैचमेंट से इसको बचाओ। जैसे कि अभी बोल रहे हैं कि कोरोना से हाथ मिलाने से, छूने से भी इसमें फैल जाता है, तो अटैचमेंट है, 1 गज की दूरियां, 1 हाथ की जो है दूरी, मतलब इसमें जो है ऐसे पौधों को जो है क्या करना चाहिए, एक दूसरे से इसको चिपकने से रोकना चाहिए जिसमें रोग है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, इसमें बोलते हैं किसी भी अवस्था में रोगजनक पौधे उनके पास न पहुंच पाए जिनमें किसी भी प्रकार का रोग नहीं हुआ है, ठीक है। ऐसे पौधे को उनके पास नहीं जाने देना चाहिए जिसमें किसी भी प्रकार का रोग अगर नहीं हुआ। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर हमारे पास एक पौधा लगा देते हैं यहाँ पर, ऐसा कुछ इस तरह से, और एक पौधे यहाँ लगाते हैं, कुछ इस तरह से हमारे पास पौधे हैं, कुछ इस तरह से हमारे पास क्या है, पौधे हैं। इसमें क्या हो गया है हमारे पास, ये रोगी है, रोग वाला पौधा है। ये है कैसा है, हमारे में सामान्य है,
सामान्य है। ठीक है, तो ये जो रोगी है इसको सामान्य के पास जो है ना जाने दिया जाए। ये रोगी को क्या किया जाए, इससे अलग रखा जाए, सामान्य है इसको अलग रखा जाए, इसको पास ना जाने दिया जाए। अगर ये पास इसमें जाएगा, इसके पत्ते अगर क्या होगा मिलेगा, तो इसमें जो रोग है इसमें क्या हो जाएगा, ट्रांसफर इसमें जो है वो आ जाएंगे। तो इसलिए जो है इसको जो है अलग अलग रखा जाता है, ताकि जो है इसको क्या करा जाए, जो हमारे पास स्वस्थ है, सामान्य है, उसमें किसी भी प्रकार के इसमें रोग ना हो। तो ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हमारे में संसर्ग से बचाव, दोनों की दूसरे यानी कि आपसी मेल जोल से इसको बचाव करके रखना। ठीक, इसमें आता है पादप संगरोध। ठीक है, तो इसी में आता है हमारे में संसर्ग से बचाव में एक हमारे पास प्रणालियां हैं, जिसके भारत सरकार इस पर जो है काम कर रहा है। तो इसको बोलते हैं पादप संगरोध के नाम से जानते हैं। मतलब एक क्या बोलते हैं, ऐसे प्रणाली जिसमें पौधों के रोगों की स्थानांतरण को रोकना होता है। ठीक है, एक ऐसा प्रणाली होता है जिसमें पौधे टू पौधे, एक पौधे से दूसरे पौधे में जो रोग का स्थानांतरण को रोकना ही इसका अर्थ होता है, या इसी का कार्य जो है होता है, जिसको बोलते हैं पादप संगरोध कहते हैं। ठीक है, अब बोलते हैं इसके लिए शासन द्वारा संवैधानिक नियम और कानून जो है किया गया है, कानून जो इसमें लागू किया गया है। इसके लिए अलग अलग जो है नियम किए गए हैं और कानून इसमें जो है वो लगाया गया है, ताकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो पादपों में जो रोग होता है वो ना फैल सके। ठीक है, तो बोलता है संगरोध कार्य प्रणाली। तो इसमें देखते हैं आप, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन के माध्यम से संगरोध व्यवस्था में 150 देश जो है इसमें कार्यशील है। लगभग 150 देश जो ऐसे हैं इसमें वो कार्यशील है। ये पहले का डाटा है, इसमें जो है इसका अधिक हो गया है अब ये, लेकिन हमारे पास अभी इतना ही है। तो कितना है, 150 देश अभी इसमें जो है वो कार्यरत हमारे पास है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है इसमें आपका फाइटो सैनिटरी सर्टिफिकेट। ठीक है, इसका अर्थ होता है जैसे हमको कोई किसी दूसरे देश से हमको कोई प्लांट को लाना है, या यहाँ से हमको वहाँ पर ले जाना है, तो उसको पहले चेक कराना पड़ता है कि इसमें भी किसी भी प्रकार का रोग तो नहीं हुआ है। तो अगर उसमें रोग होता है तो उसको वो नहीं आने देते हैं, तो उसको परमिशन, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसको बोलते हैं इसमें फाइटो सैनिटरी के नाम से जानते हैं, या फाइटो सैनिटरी सर्टिफिकेट के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, जो उस पौधे को प्रमाणित करता है कि उसमें किसी भी प्रकार का उसमें रोग जो है वो नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसका जो मुख्यालय हमारे पास है, उसका आपके कार्यालय कहाँ है, फरीदाबाद हरियाणा में है। ठीक है, फरीदाबाद हरियाणा में इसका जो है स्थित है, यहीं पर उसको सर्टिफिकेट वहाँ से जारी किया जाता है। और इसके अंतर्गत जो है इस जो है आपके कार्यालय के अंतर्गत 8 बंदरगाह, 7 हवाई पट्टन और जो है 7 थल सीमा स्थल जो है वो इसमें कार्यरत है। 8 बंदरगाह मतलब ऐसे, बंदरगाह मतलब होता है जहाँ पर जहाज जो पानी के जो जहाज होते हैं आकर रुकते हैं, उसको बोलते हैं बंदरगाह। ठीक है, तो इसमें बंदरगाहों को चिन्हित किया गया है कि वहाँ से अगर कोई आता है तो इसको जब तक सर्टिफिकेट वहाँ से नहीं मिलेगा, फाइटो सैनिटरी सर्टिफिकेट जब तक वहाँ से नहीं मिलेगा, तब तक उसको जो है देश में अंदर आने नहीं देता है, और यहाँ से उसको बाहर जाने नहीं देता है। उस तरह से हमारे पास 7 हवाई पट्टन होते हैं, यानी कि हवाई अड्डा होते हैं, वहाँ से भी इसको चेक करते हैं। और 7 जो है थल सीमा स्थल ऐसे हैं जहाँ पर कार्यरत अभी भी चल रहा है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं हमारे पास तीसरा नंबर आता है। तो तीसरा हम देखेंगे क्या, वातावरण में परिवर्तन। ठीक है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, अभी वातावरण में भी इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। अब ऐसा नहीं है कि इसमें वातावरण में परिवर्तन का अर्थ ये है कि इसमें हम मन चाहे बारिश कराएंगे, कुछ भी ऐसा नहीं है। वहाँ पर हमारे एटमॉस्फेयर है, तो उस एटमॉस्फेयर में जो कुछ चेंजेस हम इसमें ला सकते हैं। कैसे बोलते हैं, ऐसे वातावरण का निर्माण करना जिससे रोगजनक उत्पन्न न हो सके, और इसका जो है निम्न उपाय हमारे पास होते हैं। ऐसे वातावरण का उपयोग करना या उसका निर्माण करना जिसमें रोगजनक जो है वो एक्टिव ना हो सके, या एक्टिव होने का बहुत ही कम इसमें संकर है। तो इसके लिए क्या क्या इसमें किया जा सकता है, तो पहला आता है हमारे में उचित फसल चक्र। ठीक है, तो उचित फसल चक्र को इसमें अपनाना चाहिए। फसल चक्र मतलब होता है, एक बार अगर आप दलहनी वाले को ले रहे हैं तो दूसरे बार किसको लो आप, अदलहनी वाले को। जैसे कि अभी हम लोग धान लिए हैं, तो धान के बाद क्या ले लो आप, जो है इसके बाद जो है आपका चना ले लो, चना गेहूँ, ये सारी चीज़ ले लो। ठीक है, तो एक बार धान लो तो एक बार चना गेहूँ लो। तो इस तरह से इसमें अगर हम उसमें उगाते हैं तो उसमें रोग जो है बहुत कम इसमें लगते हैं। फिर उसके बाद बोलते हैं ग्रीष्म ऋतु में जुताई। जो गर्मी का टाइम रहता है उसमें अगर अच्छे से उसमें जुताई हो सकते हैं तो उसमें क्या होगा, हवा भी अंदर जाएंगे, प्लस वहाँ पर जो है आपका रोशनी भी जाएगा, यानी कि जो भूमि आपका अच्छे से गर्म होंगे, और उसी के साथ साथ वहाँ पर क्या होगा, आपके
और क्या होगा, अंदर में जो कीड़े मकोड़े रहते हैं वो भी कैसे हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बोलते हैं बोने या रोपण के समय में परिवर्तन। जब बोते हैं हम लोग धान या कोई भी फसल को अगर बो रहे हैं तो उसके बोने का समय या रोपण में जो है उसको परिवर्तन कर देना चाहिए। जैसे कि हमारे पास अलग अलग क्या होते हैं, किस्में होते हैं। एक होता है अगेती, एक होता है मध्यम और तीसरा होता है पछेती। ठीक है, तो इन तीनों में से क्या करना चाहिए हमको, जो है अल्टरनेट में इसको जो है वो चलाना चाहिए। पहले अगेती को चला दो, या तो आपके पछेती को चला, या मध्यमा को चला। तो अलग अलग इसमें विधि को जो है इसमें अपनाते हैं। फिर उसके बाद आता है इसमें उचित जल निकास का। जब तक इसमें आपके फार्म में जो है जल निकास उचित तरीके से नहीं होगा, वहाँ पर जो कीड़े मकोड़े रहते हैं या वायरस होते हैं वो बाहर नहीं आ पाएंगे। तो इसके लिए जो है उचित जल निकास का होना भी आवश्यक हमको होता है। फिर बोलते हैं इसमें मिश्रित सब्जी उत्पादन। आपके फार्म है तो उस फार्म में जो है आपका एक ही फार्म है तो उसमें जो है अलग अलग क्या बना दो, आप डोहरी बना दो, या अलग अलग इसको जो है खंडों में बांटने के बाद जो है इसमें अलग अलग जो सब्जियां होती है इसको उगाना चाहिए, जिससे अगर इसमें कोई रोग हो रहा है तो वो किसी इसमें नहीं होंगे, इधर भी नहीं होगा। तो उसी तरह से आपका जो है वो 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 में से आपका जो पहला है उसमें अगर रोग है तो 5 आपके पास कैसा है, सुरक्षित है। तो इस तरह से इसमें वो किया जाता है। अगर उसमें रोग हो रहा है तो उसको बाहर निकाल कर फेंक दो, फिर इसमें किसी दूसरे को इसमें लगा सकते हैं हम लोग। अब उसके बाद बोलते हैं इसमें पौधों का उचित विकास। ठीक है, तो पौधों के उचित विकास के लिए इसमें दूरियां बहुत जरूरी होता है, यानी कि एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी जो है इसमें बहुत ही आवश्यक होता है। यानी कि इसको निरंतरता के अंतराल में इसको जो है वो लगाना चाहिए, ताकि एक दूसरे के जो तने होते हैं, शाखाएं होती हैं, वो एक दूसरे क्या ना हो सके, टच ना हो सके। अगर वो ऐसा यहाँ पर अगर टच होता है तो ये दोनों में क्या हो जाएंगे, प्रतिस्पर्धा हो जाएगा बढ़ने का। तो इसलिए जो है इसमें क्या चाहिए, उचित विकास के लिए जो है इसको अलग अलग तरीकों से इसमें लगाया जाता है। तो इसमें आते हैं हमारे में रोग जनक का विनाश करते हैं, यानी कि ऐसे पौधे होते हैं जिसमें रोग जो है फैलता है या जो फैलाने वाले होते हैं उसका विनाश करना ही क्या कहलाता है, रोग जनक का विनाश इसमें कहलाते हैं। तो इसमें पहला आता है हमारे में उन्मूलक रसायन। उन्मूलन मतलब होता है किसी भी रोग को जो है जड़ से उखाड़ कर फेंक देना या जड़ से उसको जो है नष्ट कर देना, क्या कहलाता है, उन्मूलक कहलाते हैं, या उन्मूलन जो इसमें कहलाता है। तो ऐसे जो हमारे पास रसायन होते हैं उसके द्वारा जो है इसको पूरी तरह से इसमें जो है उसको नष्ट किया जाता है। एक बार में बोल दिया जाता है आपको सफाया। ठीक है, सीधे से इसमें सफाया। तो पहला आता है इसमें लाइक आपका बोडो मिश्रण, और उसी तरह से इसमें आता है आपका फाइटोलॉन फॉर्मेलिन, इसका जो है प्रयोग इसमें किया जाता है इसमें उन्मूलक रसायन के लिए। उस तरह साथ में इसमें आता है दूसरा नंबर आता है वही संरक्षी या सतह संरक्षी। ठीक है, तो इसके लिए आते हैं हमारे में कैप्टॉन आता है आपका, या इसको बोलते हैं हमारे में ब्लाइट स्टॉक्स या डाइथेन M45 का प्रयोग इसमें जो है वो किया जाता है, जो उसके सतह वगैरह जो होते हैं उसको पूरी तरह से नष्ट करने के काम में आता है। यानी कि उसके सरफेस जो है, उसका तना हो, पत्ती हो, उसको जो है नष्ट करने का काम इसमें जो है वो आता है। फिर उसके बाद है इसमें दैहिकीय संरक्षण। ठीक है, दैहिकीय संरक्षण यानी कि उसका बॉडी, अगर कोई वो कास्टिल है, थोड़ा सा मोटा है, तने वाला है, तो उसको जो है नष्ट करने के लिए हमारे पास होते हैं, इसको बोलते हैं हमारे में बेलनेट के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। ठीक है, ये आता है। अब उसके बाद जो है इसे अंदर में स्थापित होगा ना, ये अब पौधे के अंदर में जाकर जो है इसमें स्थापित होकर उसको नष्ट करने का काम करते हैं। अब उसके बाद आता है हमारे में चौथा नंबर आता है प्रतिजैविक आते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो है ऐसे रासायनिक का इसमें प्रयोग होता है। प्रतिजैविक मतलब होता है एंटीबॉडीज होता है। ठीक है, तो ऐसे रसायन जो कि किसी सूक्ष्म जीव के द्वारा ही इसको उत्पन्न किया जाता है, उसका ही किसी पौधे पर जो है किसी जीवाणु को मारने के लिए प्रयोग में लाया जाए। ठीक है, ऐसे रसायन होते हैं जो किसी क्या करते हैं, सूक्ष्म जीव के द्वारा ही इसको उत्पन्न किया जाता है। सूक्ष्म जीव के द्वारा उत्पन्न करके इसको किसी अन्य सूक्ष्म जीव को मारने के लिए ही प्रयोग में लाया जाता है। इसको बोलते हैं प्रतिजैविकी या एंटीबॉडीज के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसमें हमारे पास एग्जाम्पल के रूप में आता है, क्या है, इसको एग्रीमाइसिन, या इसको बोलते हैं एग्रो स्टेप बोलते हैं, या हमारे पास होते हैं फाइटोमाइसिन के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। तो इस तरह से हमारे पास क्या होते हैं, अलग अलग रसायनों के द्वारा इसको जो है वो नष्ट किया जाता है। ठीक है, पादप जो आपके पास अभी था, क्या था हमारे पास, जो है वो इसको बोलते हैं पादप रोग नियंत्रण के सिद्धांत। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके हमेशा एग्जाम में पूछ जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।